الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मोमिनो, तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो माल हमने दिया है उसमें से उस वक्त से पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो उस वक्त कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी ताकि मैं खैरात कर लेता और नेक लोगों में दाखिल हो जाता। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नक़सत सदक़तुम मिन माल वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु अज़्ज़ वजल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़ा ने माल कभी नहीं घटाया, और बंदा के दरगुज़र करने की वजह से अल्लाह ताला ज़रूर इज़्ज़त बढ़ाते हैं, और जो कोई अल्लाह के लिए तवाज़ो और इनकिसारी करता है उसे अल्लाह ताला ज़रूर ऊंचा कर देते हैं। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुबां पर ए खुशार सल्ले अला, ये किस का नाम आया। ज़ुबां पर ए
खुशा सल्ले अला, ये किस का नाम आया कि मेरे नाम जिब्रीले अमी लेकर सलाम आया कि मेरे नाम जिब्रीले अमी लेकर सलाम आया। मुहम्मद जान आलम फ़ख्र आदम हादिए अकरम इमामुल अंबिया खैरुल बशर पैगम्बरे आज़म इमामुल अंबिया खैरुल बशर पैगम्बरे आज़म मुहम्मद हामिदो अहमद जिसे खालिक ने फरमाया मुहम्मद हामिदो अहमद जिसे खालिक ने फरमाया अज़ल से जिस पे कुर्बान है लिवाइल हम्द का साया अज़ल से जिस पे कुर्बान है लिवाइल हम्द का साया ज़ुबां पर ए खुशा सल्ले अला ये किसका नाम आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आवर से पहले हमारे MNA जनाब खालिद जावेद वड़ाई साहब के भाई और साबिक MNA अमजद वड़ाई का कल इंतकाल हो गया था। इनकी माफ़रत के लिए चित्राली साहब दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। परवरदिगार आलम मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा।
शाहिदा मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं नहीं चाह रही थी कि क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर करूं, लेकिन जनाब स्पीकर इंतहाई अहमियत का हामिल है ये वाक़या। और पिछले दिनों से जो हम सोशल मीडिया पे ये अलगार देख रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, तो मैं मजबूर हो गई हूँ कि इस ईवान में उसका जवाब दिया जाए और वो हकीकत तमाम लोगों पे आश्कारा हो कि जो गलत बयानी पीटीआई वाले हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कर रहे हैं कि जो उन्होंने ख़वातीन के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। जिस तरह इन अल्फाज को सयाक व सबाक के बग़ैर शाया किया जा रहा है और तोड़ मरोड़ के बयान किया जा रहा है, उसके हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम सियासत से वाबस्ता कायदीन, लीडरान, कारकुनान तमाम इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे कायद ने कभी भी गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। चे जाए कि वो ख़वातीन के लिए ऐसे इस्तेमाल करें अल्फाज। जनाब स्पीकर, एक जलसे में हमारे कायद ने पीटीआई के हवाले से जो उनके ख़वातीन, जो उनके नौजवान नस्ल ने, जिनकी वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, उसका हवाला दिया है कि हमारे नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है और उस एजेंडे की तरफ निशानदही की है कि जिस एजेंडे के तहत ये पीटीआई इस हमारे पाक वतन जो एक इस्लामी मुल्क है उसमें आए हैं और हमारी तहजीब पे इनका यलगार है। तो उन अल्फाज को दोहरा के उन्होंने मज़म्मत की है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान वारिसीन है हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम ख़वातीन को दिया है, उसके हवाले से मैं समझती हूँ हमारे उलमाए कराम अगर माशरे में जो इस तरह गलत बातें ख़वातीन और नौजवान नस्ल के हवाले से फैलाई जाएंगी तो क्या हम उस बुराई पे खामोश रहें, उस बुराई को बुराई भी न समझें, उस बुराई को बुराई फैलाते रहें, उसकी रोकथाम के लिए हम कुछ भी न कहें? ये मौलाना साहिबान की फ़राइज़ है, वो इसको बेहतर समझते हैं। उन्होंने इसके लिए उसके खिलाफ जनाब स्पीकर, जब से ये तहरीक इंसाफ आई है, इन्होंने इखलाकियात का बेड़ा गर्क किया, मईशत का बेड़ा गर्क किया और जो वहदत है जो कि कौम में पाई जाती है उसको बखेर दिया है, रेजा रेजा कर दिया, नौजवान नस्ल को दस्तो गिरेबां कर दिया है। ये पार्लियामेंट गवाह है उनकी ख़वातीन के हवाले से भी और उनके मर्द हजरात के हवाले से भी कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। तमाम ये वीडियो क्लिप्स में मौजूद हैं और सब इसकी गवाही भी देंगे। हमारी तरफ से कभी भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम शदीद मज़म्मत करते हैं उन ख़वातीन की भी जो इस तरह के हमारे कायद पे इल्ज़ामात लगाते हैं। उन्होंने इसकी बुराई की रोकथाम की तरफ इशारा किया है कि जब तक हम हैं हम इसको बुरा कहेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, अपने नौजवान नस्ल को गुमराह करने नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे हमारा
एजेंडे की तकमील के लिए इनको लाया। था वो 2021 में 2020 में और मैं दोहराना नहीं चाहती क्योंकि हमारी ऐसी तरबियत नहीं है। अपने किए हुए अल्फाज वो दोबारा जोड़ रहे हैं कि वो किसी लीडर ने इनके लिए किए हैं। हमारे लीडर ने उनके जुमले दोहराए और उनकी पेशबंदी के हवाले से, इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से और इस्लामी माशरे की जो इस्लाह के हवाले से वो बात की है, न कि इनके हवाले से कोई बात की है। वो ख़वातीन का एहतराम करते हैं। कल या ऑनरेबल मेंबर्स ने सब ने यकजुबां होकर इसकी तस्दीक भी की है। लिहाजा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया है इस हवाले से। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमें कहा जाता है कि मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो हैं ही मजहबी पार्टी, हम तो करेंगे आपको इस्लाह के लिए कोशिश करेंगे, बुराई को बुराई करेंगे, कहेंगे। और आप जो अपनी सियासत में आपने टच दिया है, अपनी सियासत में जो आपने मजहबी टच दिया है, जो इस्लाम का टच दिया है, उसकी तो मैं समझती हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पनाह मांगती है कि जिस तरह आपने इस मईशत का बेड़ा गर्क किया, इस पार्लियामान को बेतौकीर किया, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें ऐसे शर से हमेशा बचा के रखे। थैंक यू जी। शुक्रिया जी। ये अब्दुल कादिर पटेल साहब की रिक्वेस्ट आई है कि उनके एक बिल है तो उसको अलाउ किया जाता है। जी मूव करें जी आइटम नंबर 12। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। I rise to move that under sub rule 7 of rule 154 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 read with clause 3 of article 70 of the Constitution that the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days be referred to the joint sitting for the consideration and passage, sir. Now I put the motion to the House. It has been moved under sub-rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the National Assembly 2007 that the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly, not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate, be referred to the joint session for consideration and passage. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted and the bill is referred to the joint session. जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम अमर की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ पूरे हाउस को भी, और यहाँ बैठे हुए वज़रा जो हैं, ख़ासकर ख्वाजा साहब को, उनसे भी दरख्वास्त है कि तवज्जो ज़रा फरमाएँ। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का उसकी तरफ से छापा गया एक किताब है 11वीं क्लास के लिए, और इसका नाम है आईनाई इमरानियात। शायद इमरान खान ने इसकी तहरीर की हो। आईनाई इमरानियात, इसमें इन्होंने उन्वान दिया है कि मुआशरती तब्दीली की राह में रुकावट बनने वाले कौन कौन से अनासिर हैं, वजाहत कीजिए। उसमें इन्होंने लिखा है कि इस्लाम एक तरक्यात पज़ीर मज़हब है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त
इसकी राह में पर्दा रुकावट है। और बैनुल अक़वामी दुनिया में आज़ाद नारा लगाया जाता है, आज़ादी निस्वान, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाता है, आज़ादी दी जाती है। लेकिन इस्लाम ने पर्दे का निज़ाम लाकर इस तरक्की की राह में रुकावट बना है, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इसमें दूसरी रुकावट जो है, इस वक्त पूरी दुनिया में सूद का कारोबार जारी है और पाकिस्तान में सूद पर पाबंदी और कुरान ने उस पर पाबंदी लगाकर इस तरक्की की राह में रुकावट बने हुए हैं। जनाब स्पीकर, अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कराची से लेकर चित्राल तक यकीनन एक खदमात अंजाम ये इदारा दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इतने अहम यूनिवर्सिटी की तरफ से और आईनाई इमरानियात के नाम से इस्लाम के अहम उसूलों पर इस तरह निश्तरजनी की जाए तो आप कहें कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, दरख्वास्त नहीं, मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस किताब पर पाबंदी आयद की जाए और इसके लिखने वाले, तहरीर करने वाले, इसको छपाई के लिए भेजने वाले उन लोग अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दूसरा मेरा पॉइंट यह है जनाब स्पीकर, जी चित्राली साहब, ये बहुत अहम मसला आपने उठाया है और रूलिंग दी जाती है कि इस किताब पे पाबंदी लगाई जाए। बिल्कुल। और जिसने भी इसको पब्लिश किया है और इस पे लिखाई की है, जिसने भी इसकी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर, शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ। और ये इसको इस मसले को कमेटी में भी रेफर करते हैं जी, बहुत अहम मसला है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर, एक और मसला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हुकूमत सिंध ने एक इश्तिहार दिया हुआ है, पॉलिसी बनाई हुई है कि हर सब्जेक्ट में अक़लियतों को 2% हिस्सा दिया जाता है और उनमें वर्दी की जाती है। अब इस्लामियात के लिए भी अक़लियतों को हिस्सा दिया गया है जनाब स्पीकर, और ये बात हमारे जहन में नहीं आती कि एक गैर मुस्लिम कुरान और सुन्नत का कैसा तर्जुमा वो करेंगे और किस तरह उसकी तशरीह करेंगे। हमारे बच्चों को इस्लामियात वो कैसे पढ़ाएंगे, किस अंदाज में पढ़ाएंगे, जबकि उसका अपना ईमान उस पर नहीं है। जनाब स्पीकर, इस पर भी आप रूलिंग दे दें, हुकूमत सिंध को हिदायत जारी कर दें कि ये जो है कम से कम इस्लामियात तो उन लोगों को देने चाहिए जो मुसलमान हों, कुरान और सुन्नत पर यकीन रखते हों, अल्लाह पर यकीन रखते हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हों, उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाने की हिदायत आप करें। शुक्रिया जी। मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। ये कर दिया और ख़वातीन पे अफसोस इस बात पे हुआ है कि बहुत महीने पहले, 7-8 महीने पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी तो हम भी ख़वातीन थे और इमरान खान ने हम 3 ख़वातीन वजिया, जवेरिया और नुज़रत पठान के ऊपर जो लान तान शुरू की थी, हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर पोस्टर्स लगाए गए, हमारे ख़ानदानों की तौहीन की गई, हमारे किरदारों पे बात की गई। उस वक्त ये जो इमरान खान की पार्टी की ख़वातीन या जो यहाँ पे जो खड़े होकर इमरान खान की हिमायत कर रही थी ख़वातीन, वो उस वक्त कहाँ थी? कल उन्होंने क्यों नहीं उनकी उस बात की मज़म्मत की कि भाई ख़वातीन चाहे आपकी अपनी घर की बहन हो या किसी और की घर की बहन हो, उसकी तज़लील नहीं की जाती। वो कोई खिलौना नहीं है। औरत एक इंसान है और उसकी भी इज़्ज़त उतनी है जितनी मर्द की इज़्ज़त है, क्योंकि इस्लाम ने औरत को मर्द की तरह इज़्ज़त का मकाम दिया हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ख़वातीन को एक सिंबल बनाकर भेज देते हैं कि ये ख़वातीन जो है बस दिखाने के लिए होती है। हमने आपको ये तोहफे में दे दी हैं सीटें, कोई तोहफे में नहीं मिलती।
ख़वातीन घर घर जाकर आपकी पार्टी की वर्क करती हैं, तब कहीं जाकर उनको मिलता है। लेकिन ये क्या बात हो गई है कि कोई भी उठता है, किसी भी मजहबी जमात का बंदा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, वो फिर घूर कर आकर औरत के ऊपर ही तनकीद करता है। मैं ये कहती हूँ कि ये रवाज था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर भी कि उनकी भी किरदार कशी की जाती थी, उनके नाम बनाए जाते थे, उनके ऊपर मुख्तलिफ, मैं उस वक्त भी मजम्मत करती थी उस अमल की, और मैं आज भी मजम्मत करती हूँ इस अमल की कि ख़वातीन को आप टारगेट बनाएं। हाँ, जो ये पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के अपने वीडियोस वायरल हुए हैं जिनकी बड़ी अजीब अजीब किस्म की जुमले हैं, वो पता नहीं अपने लीडर को खुदा मान रहे हैं या क्या माज़ल्लाह कोई बड़ी शख्सियत मान रहे हैं। हमें अपने किरदार के मुताबिक, अपनी मजहबी रोल के मुताबिक, जो अल्लाह ने हमें जो रोल दिया है उसके मुताबिक हम अगर अपने हदूद में बैठ के काम करें, मैं कहती हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्यों ना हो, किसी भी मजहबी जमात का लीडर क्यों नहीं हो, उसे ये हक नहीं है कि वो औरत के ऊपर बैठ के बात करे। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, इधर से बात हो या उधर से बात हो, लेकिन मेहरबानी करके औरत को आप टारगेट मत बनाएं। आप माशरे को कोई अच्छी शक्ल नहीं दिखा रहे अपनी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। जी मोहतरमा आलिया कमरान, मोहतरमा आलिया कमरान, कॉलिंग अटेंशन, मूव करें जी, मूव करें फिर। जी, मैं वज़ीर इंचार्ज बराए अमला डिवीज़न की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो स्पेशल CSS के मुकाबले के इम्तहानात में शरीक होने के ख्वाहिशमंद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद 30 साल से बढ़ा के 37 साल ना करने से मुतल्लिक है। जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो कॉलिंग अटेंशन है, इस हवाले से मैं अवान को थोड़ी तफसील बताना चाहूँगा कि जनाब स्पीकर जो CSS के लिए बलाए उम्र की हद है वो 30 साल है, और इससे पहले बलूचिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर इस पे 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। और अब जो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है इस साल, ये 2020 में होना था, लेकिन उस वक्त की जो कैबिनेट है उसने मंजूरी नहीं दी थी, जिसकी वजह से अब मौजूदा काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। और इस जनवरी से जो नया निज़ाम इन्होंने अब इंट्रोड्यूस कराया, जिसके तहत CSS से पहले एंट्री टेस्ट होगा, तो जनवरी से ये एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें खुसूसी तौर पे मज़ीद 2 साल की जो रिलैक्सेशन है वो बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए दी गई है। बुनियादी तौर पे ये जनाब स्पीकर इस वक्त 231 सीटें ऐसी हैं पूरे मुल्क के अंदर जो खाली हैं। इस कॉलिंग अटेंशन का जो मकसद है कि जो CSS के एग्ज़ाम नहीं लिए गए, और दूसरा जो सीटें खाली हैं उनको फिल करने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो 63 सीटें खाली हैं, और ये सीटें कोई एक साल में खाली नहीं हुई जनाब स्पीकर, ये 2004 के बाद से खाली हो रही हैं। CSS के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जो उम्मीदवारान उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनकी उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर उनको तैनात किया जाता है। अगर उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मेयार के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार ना आए तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, और साथ ये भी लाजम है कि उस सूबे की सीट को फिर खाली छोड़ दिया जाता है, रीएडवर्टाइज किया जाता है। तो ये 2004 से पेंडेंसी थी। इस वक्त जो बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए और सिंध रूरल, फाटा, GB और AJK की जो सीटें हैं पेंडिंग, जिसमें पंजाब की ख्वातीन की भी हैं और मिनॉरिटीज़ की हैं, इसी तरह इसमें फाटा भी शामिल है जी, फाटा भी शामिल है जी, फाटा भी शामिल है। और फाटा इस वक्त तक इंजमाम के बाद भी, इस वक्त भी फाटा का वो जो स्टेटस है CSS के लिए वो उसी तरह रखा गया है। तो ये 34 साल इन 4 बलूचिस्तान के लिए, फाटा के लिए, GB और AJK के लिए अभी भी 34 साल है। अगर मजीद 2 साल इसको बढ़ाया जाए
तो फिर जो दूसरे सूबों के कैंडिडेट्स हैं उनकी इस वक्त जो हद है वो 30 साल है और इनकी 36 साल हो जाएगी, जो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। और जनाब स्पीकर 1.5 साल लगते हैं इसके रिजल्ट्स आने में और उसके बाद 1.5-2 साल ट्रेनिंग। तो आप ये देखें 36, 38 और 40 साल या 39 साल की उम्र के बाद उनको नौकरी करने का हक मिलेगा। मेरी ये गुजारिश है अपनी मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबा से कि ये 6 साल का जो गैप है बाकी सूबों के कैंडिडेट के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी, इनको दोबारा मौका मिलेगा। और ऑलरेडी 4 साल की रिलैक्सेशन इनको मिली हुई है, जो पेंडिंग सीटें हैं किसी दूसरे सूबे को नहीं दी जाएंगी। और अगर 6 साल का अगर फर्क आएगा तो ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो, क्योंकि एक चीज उनकी बड़ी जायज है कि 2 साल जो 2020 में होना था वो 2 साल नहीं हो सका, मौजूदा कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, अब ये एग्जाम हो रहा है। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान की सीटें खाली हैं वो 63 हैं, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है कि हम कहें कि 200 सीटें खाली हैं। और ये पेंडेंसी जो है 2004 से चली आ रही है। तो मेरी इनसे गुजारिश होगी मेहरबानी करके जो 6-7 साल का फर्क है ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है बाकी सूबों के साथ। पंजाब रूरल भी है, सिंध रूरल भी है और दीगर भी देहाती इलाके हैं जिस तरह बलूचिस्तान के हैं, तो ऑलरेडी उनको रिलैक्सेशन दी जा चुकी है। ये मेहरबानी करके अपना जो कॉलिंग अटेंशन है उसे विड्रॉ कर लें, मेहरबानी। जी मोहतरमा आलिया कमरान साहिबा। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अच्छा है वजीर साहब ने इस पर बड़ी रोशनी डाली, लेकिन मैं भी यहाँ पर चाहूँगी कि इसको ज़रा समझें इस बात को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी जैसा जिक्र किया था, ये जो मामला है ये बलूचिस्तान के उन बच्चों की ज़िंदगी का ये सवाल है कि जो CSS का स्पेशल एग्ज़ाम, मैं बार बार कह रही हूँ CSS का स्पेशल इम्तिहान जो जिसका इनेकाद इन्होंने खुद बताया कि 2020 में होना था, और ये इम्तिहान उन सीटों को फिल करने के लिए जो बलूचिस्तान के कोटे के ऊपर हैं, ये इम्तिहान लिया जा रहा था। 2 साल की ताखीर तो ये खुद मान रहे हैं कि हो गई थी किसी भी वजह की बिना पर, लेकिन जो वो 2 साल की ताखीर हुई है मोहतरम, जिन बच्चों ने CSS के इम्तिहान में अपीयर होना था वो इस हवाले से, उम्र के हवाले से मार खा गए हैं। फिर बलूचिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं, उन मखसूस हालात को दूसरों सूबों के साथ कंपेयर मत किया जाए। हमारा सबसे बड़ा मसला जिसमें उम्र का मसला क्रिएट हो जाता है, वहां पर तालीमी अदारे नजदीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे देर से स्कूल में दाखिल कराए जाते हैं और एक मसला क्रिएट हो जाता है उम्रों का इस हवाले से। फिर वहां पर कोविड और जो ये सैलाब की सूरत हाल थी उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोहतरम, जिस तरह इन्होंने कहा कि 30 साल की उम्र की हद है इस CSS के एग्जाम के स्पेशल इम्तिहान के लिए, मैं बार बार स्पेशल इम्तिहान पर जोर दे रही हूँ। स्पेशल इम्तिहान सिर्फ इसलिए, उसका मकसद ये है कि उन खाली पोस्टों को फिल करके बलूचिस्तान के ही बच्चों को लौटानी है वो पोस्टें हमने, इसका ताल्लुक दूसरे सूबों के बच्चों के साथ नहीं है। 63 पोस्टें इन्होंने कहा कि खाली हैं। मोहतरम, हम जो हमारा मकसद है बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार देना वो नहीं दिया जा रहा। यकीन कीजिए अगर हमने उम्र की ये बलाई हद ना बढ़ाई तो ये पोस्टें फिर खाली रह जाएंगी, और जो वही मकसद बार बार है कि हमारे बच्चों को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा, वो नहीं होगा, वो रह जाएगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है इस हाउस से, इस चेयर से कि ये सिफारिश करे वफाकी हुकूमत से कि इस बलाई उम्र की जो हद है इसको बल्कि 37 का मैंने कहा है, मैं तो कहती हूँ 37, 38, 40 तक लेके जाया जाए, इसको उम्र को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकें। मोहतरम, कैबिनेट ये फेडरल सर्विस कमीशन के अपने रूल्स हैं, मैं जानती हूँ, और वो कमीशन उन रूल्स को फॉलो भी करता है, उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब और कैबिनेट डिवीजन जो है वो रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और उम्र की इस हद को बढ़ा के ये जो है रायत दी जा सकती है। और एक टाइम के लिए, एक दफ़ा के लिए हम लोग ये रायत मांग रहे हैं, एक दफ़ा के लिए इसको एग्जेम्प्ट कर दें। तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये उन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इसको आप दूसरे सूबों के साथ वो मत कीजिए। ज़ाहिरी बात है जब आप तालीम उस हवाले से सबको बराबरी की नहीं देंगे, उम्रों का फ़र्क आ जाएगा। हमारे मखसूस हालात हैं, तो मेहरबानी करके हमारे सूबे को उस तरह से टैकल किया जाए, और अगर दूसरे सूबों से इस तरह की डिमांड आती हैं तो वो उनके हिसाब से उनको टैकल करें, उनको जो है एड्रेस करें। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज। जी मुर्तज़ा जावेद भाई जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी अर्ज किया, जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस हुए हैं इन लोगों को, जिसमें बलूचिस्तान खुसूसी तौर पे फाटा GBAJK और सिंध रूरल और सिंध अर्बन, उसकी वुमेन और मिनॉरिटीज़ की सीटें,
ये एक रेगुलर एग्ज़ाम के बाद जब ये सीटें खाली हुई तो खुसूसी तौर पे ये स्पेशल एग्ज़ाम कैबिनेट की मंजूरी से इन लोगों को कंपलसेट करने के लिए इस एग्ज़ाम में सिर्फ जो सीटें खाली रह गई हैं 231 उनके हवाले से ये एग्ज़ाम हो रहा है, और फिर जो 30 साल हद है उस पर 2 साल रिलैक्सेशन दी गई है और इनको ऑलरेडी 2 साल एक्स्ट्रा बाकी सूबों से दी गई है, और ये स्पेशल एग्ज़ाम सिर्फ इनको कंपलसेट करने के लिए हो रहा है। बाकी सूबों के रेगुलर अगर अबाई साहब सिर्फ मेरी बात सुने, जो बात ये कहते हैं कि 1 साल मजीद रिलैक्सेशन दी जाए, ये एग्जाम ही 2 साल की रिलैक्सेशन 32 से 34 करके खुसूसी तौर पे इन सीटों को फिल करने के लिए है। ये जो एग्जाम है ये सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन इलाकों के लिए जिनकी सीटें पब्लिक सर्विस कमीशन में खाली रह गई हैं। तो मेहरबानी फरमा के 30 से 37 साल का जो गैप है, ये किसी तरह भी जो हमारा आइन है और इक्वल राइट्स के हवाले से जो उसमें सारे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस हवाले से भी मुनासिब नहीं है। ये मखसूस बलूचिस्तान के हालात को सामने रखते हुए, फाटा के हालात को सामने रखते हुए, GB और AJK के जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए और मिनॉरिटीज़ और वुमेन को रखते हुए दोबारा ये स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है। ये उनकी कंपनसेशन के लिए हो रहा है। जी मोहतरमा आलिया कामरान, मुख्तसर एक इन्होंने खुद माना कि भी यही दे रहे हैं। ये स्पेशल इम्तिहान इनकाद ही इसलिए किया जा रहा था कि हमारे बच्चे उस तालीम के मेयार पे पूरा नहीं उतर पा रहे, तो ये सीटें खाली है ना। जिस मकसद के लिए ये स्पेशल इम्तिहान, बार बार जोर दे रही हूँ, स्पेशल इम्तिहान, और मोहतरम भी कह रहे हैं कि स्पेशल इम्तिहान रिलैक्सेशन दी जा रही है हमारे बच्चों को। तो अगर वो बच्चे अभी भी उस मेयार को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सीट्स खाली रह जाएंगी। जिस मकसद के लिए इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारे ही सूबे के कोटे की सीटों को पूरा करना है, बच्चों को वापस करनी है, तो प्लीज उसमें वन टाइम इनसे कह रहे हैं कि ये उम्र की हद बढ़ा दें, 37 साल कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिन्होंने तैयारी की हुई थी, 2 साल के जो ताखीर हुई उस वजह से भी वो इम्तिहान नहीं दे सके, तो उनको मौका दिया जाए। शुक्रिया जी। जी अब्बाई साहब, बस वैसे कॉलिंग अटेंशन में एक सवाल होता है जनाब बस ठीक है जी, वो आपने दिया क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि 32 से 34 2 साल की रिलैक्सेशन भी दी गई है, स्पेशल एग्ज़ाम है। अगर ये समझती हैं कि इस एग्ज़ाम के नताइज के बाद एक दफ़ा फिर ज़रूरत है, ये 2 साल की जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इनको ये मौका नहीं दिया गया, वो पिछली काबीना की गलती है। अगर ये समझा गया कि इस एग्ज़ाम के बाद दोबारा ज़रूरत है, हम फौरी तौर पे इनको एक मौका और भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन 7 साल की जो डिफरेंस ऑफ एज है इस एग्ज़ाम के लिए खुसूसी तौर पे 2 साल की अभी मौजूदा इस एग्ज़ाम के लिए दी गई है, 32 से 34 की गई है। ठीक है, शुक्रिया जी। जी क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, डॉक्टर मेहरीन रज़ाक भुट्टो साहब। जी मुर्तज़ा जावेद भाई साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। आई विश टू मूव ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी and Human Resource Development to introduce a bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2022. A bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2022 stand introduced. जी मेहरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा, not present. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जी। मुहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 224। आंसर बी टेकन इज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये इन्होंने डिटेल बताई है तमाम कर्जा जात की और उसकी सूद की शरह की भी, तो जो 4 साल तक गवर्नमेंट रही ना तो उन्होंने कर्ज उतारने के लिए कुछ किया, और उसके बाद हर गवर्नमेंट जो आती है हमारे समेत हम कर्ज लेते हैं, और इससे कर्ज़ों का हुजम जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम हुजम को उतारने के लिए हमारा क्या तरीक़ाकार होगा कि ये किसी तरह से इसका कर्ज़ों का हुजम कम हो सके? बहुत शुक्रिया।
जी चौधरी फ़कीर अहमद साहब जी जो थैंक यू सर। सर इसमें जो इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है ये डील तो करता है एक्चुअली निगोसिएशन वगैरह और जो रिक्वायरमेंट है वो असेसमेंट करके, तो निगोसिएशन के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट जो है अमाउंट भी उधर आती है और टर्म्स कंडीशंस भी उसी को ही पूरी करनी होती हैं। तो जहाँ तक उसकी रीपेमेंट के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ना उन्होंने करनी होती है, हमारी तरफ से सिर्फ यही होता है कि निगोशिएट करना होता है, नथिंग एल्स। तो इस बारे में अगर कोई स्पेसिफिक इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये नया सवाल डालें ताकि फाइनेंस वाले इसका सही जवाब दे सकें। थैंक यू। जी मोहतरमा आसिया अजीम साहिबा, टू आस्क वन सप्लीमेंट। मेरा सवाल है इनसे कि जी एग्जैक्ट कितने कर्जे लिए गए हैं फ्रॉम अप्रैल टू टिल टुडे और इनकी रीपेमेंट कब शुरू होगी? जी चौधरी फ़कीर अहमद साहब। टोटल जो सर लोन लिए गए हैं ना ये 43 बिलियन हैं, जबकि जो एग्रीमेंट साइन हुए थे वो 44 बिलियन के थे। और इसमें जो दिए गए हैं इसके अपना जो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो भी मेंशन है और शेड्यूल के मुताबिक अभी तो लिए हैं, तो जब इसकी रीपेमेंट होगी तो वो भी थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट होगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ कंडीशनलिटीज़ तय करनी है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न गवर्नमेंट्स और इसके अलावा जो यहाँ एजेंसीज काम कर रही हैं लाइक NGOs, तो पेमेंट उन लोगों ने करनी होती है। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिकंदर अली साहब जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर सर 2 to 5 मेरा आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री सवाल। मेरा सप्लीमेंट है ये सर कि पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन अशिया जिसमें आम खजूर ये कब तक मुमकिन होगा अमेरिका के लिए बरामद करने के लिए? और दूसरा जो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं इनका कोई टाइम बताएंगे मुझे? जी सैयद जावेद अली शाह साहब जी। जी थैंक यू स्पीकर साहब। अमेरिका हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से हम लोग तकरीबन 38% हमने जो एक्सपोर्ट है हमारी बढ़ी है उनकी तरफ, और मेनली हमारे फ्रूट्स ही वहाँ जाते हैं। वैल्यू एडिशन की तो बात बाद में आएगी, लेकिन ताहाल भी हम लोग फ्रूट्स में खजूर और आम जो है सर फहरिस्त वहाँ जा रहे हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट हम मसलसल कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री लेवल पे, और हमारे जो वहाँ TIOs हैं उन्होंने काफ़ी एफर्ट लिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बरामदात के सिलसिले में जनाब स्पीकर एक लतीफ़ा आपको सुनाऊं। एक आदमी से पूछा गया कि तुम अपने आप बरामदात के सिलसिले में हमारी जितने भी हुकूमतें आई हैं कोई तवज्जो उन्होंने नहीं दी है। 5 साल गुजार के चले गए हैं, और जहां हमने कोई चीज़ बरामद भी की है जनाब स्पीकर वो मुमालिक हैं जहां से कुछ भी नहीं मिलना आपको, लेकिन जो जहां से मिलना कुछ है उन इलाकों पर हम कब तवज्जो देंगे और कब तब तवज्जो देंगे, और क्या उसके लिए क्या काम हो रहा है ये बताएं। जी सैयद जावेद अली शाह साहब जी। सर ये फ्रेश क्वेश्चन जैसी बात कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब। चित्राली साहब इसके लिए फ्रेश क्वेश्चन डाले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शमीम आरा, मोहतरमा शमीम आरा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 to 6। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। जी मेरा सवाल ये है कि 2005 के ज़िलज़ले के मुतासिरीन की बहाली का अमल मुकम्मल हो चुका है या नहीं? अगर नहीं हुआ तो उसकी वजूहात क्या है? जी मुर्तज़ा जावेद अबाइस साहब, ये आप सवाल रिपीट करें जी वो अबाइस साहब। जी मेरा सवाल ये है कि 2005 के ज़िलज़ला मुतासिरीन की बहाली का अमल मुकम्मल हो चुका है या नहीं?
अगर नहीं हुआ है तो उसकी वजूहात क्या है, उसकी वजह क्या है? जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। ये स्पीकर साहब जो हमारी मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब उन्होंने जो सवाल किया था वो किया था कि एनडीएमए कब इस्टेब्लिश हुआ, उसकी एम्स ऑब्जेक्टिव और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सवाल किया था उसका डिटेल जवाब दिया गया है। और ये जो अभी इन्होंने सप्लीमेंट्री सवाल किए है कि 2005 के ज़लज़ले में जो तबाही हुई थी उसमें अभी तक वो काम मुकम्मल क्यों नहीं हुई, तो ये एक लंबी बात है। उस वक्त जो फॉरेन एड आई थी, ग्रांट्स आई थी और लोन्स आए थे, उसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब लाइबिलिटीज़ के लिए डिमांड आती थी तो फंड्स जारी होते थे, लेकिन 2011-12 तक ये फंड्स जारी होते रहे। उसके बाद इस पे बहुत ज़्यादा जो डायरेक्ट बजटी सपोर्ट में फंड्स लिए गए, तो उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में फंड्स जो ज़लज़ले की मद में आए थे रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से, वो मुख्तलिफ मद में यूटिलाइज़ कर लिए गए और फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब सूबों की तरफ से, AJK की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और GB की तरफ से जब उनकी लाइबिलिटीज़ की डिमांड आती थी तो डिमांड के मुताबिक उनको वफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ये गैप आया। जनाब स्पीकर, आज भी 2005 के बाद आज 2022 है, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो ज़लज़ले में जो तबाह हुए हैं हमारे इदारे, वो मुकम्मल नहीं हो सके। और पिछली हुकूमत में उसकी बुनियादी वजह यह है जो मेरी मुअज़्ज़ज़ रुकन ने सवाल किया है, और पिछली हुकूमत ने वो एरा का इदारा था उसको ख़त्म करके NDMA में इसका इंतज़ाम कर दिया है। तो अब बुनियादी तौर पे उन मंसूबों को मुकम्मल होने की ना वजह यह है कि उनको फ़ंड्स नहीं दिए गए। जो पहले उनके फ़ंड्स हैं वो डायरेक्ट बजट सपोर्ट में लिए गए हैं। और अब पिछली हुकूमत ने एरा कौंसिल में ये फैसला किया था कि इसको डिज़ोल्व, इसका इंतज़ाम करते हैं NDMA में, और सूबे जो सूबा जिस सूबे में ये मंसूबे जो मुकम्मल नहीं हो सके वो मंसूबे सूबाई हुकूमतें अपने वसाइल से उसको मुकम्मल करेंगी। अब ये जिम्मेदारी पिछली हुकूमत ने एरा कौंसिल के बाद लोग NDMA में हैं, उनमें से कौन कौन जो हैं उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बैचलर्स, मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है? इसके लिए तो तालपुर साहब आपको फ्रेश सवाल डालना होगा, लेकिन जी अब्बासी साहब जवाब। जी, ये सवाल पहले भी पिछले सेशन में तालपुर साहब ने किया, ये बड़ा स्पेसिफिक है क्वालिफिकेशन के हवाले से, तो अगर ये मेहरबानी करके फ्रेश क्वेश्चन भेजें तो बिल्कुल। जी इस पे फ्रेश क्वेश्चन, इस पे हिदायत भी दी जा चुकी हैं उनको कि अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान का बायोडेटा वो तालपुर साहब को भेजा जी। जी शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जी। मोहतरमा शमीम आरा। जी थैंक यू। मेरा क्वेश्चन नंबर है 228। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री सवाल। मेरा सवाल ये है, सऊदी अरब में साल भर लाखों लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं और हिलाल फूड सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंडिया के फूड बेचे जाते हैं। हम हिलाल फूड वहाँ क्यों नहीं भेज सकते हैं? इस ज़मन में क्या इक़दाम किए जाते हैं?
जी सैयद जावेद अली शाह साहब जी। सर सऊदी अरेबिया बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारे ट्रेड के हिसाब से वैसे भी। इस वक्त हम लोग FTA के सिलसिले में उनसे इंगेज्ड हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ये GCC कंट्रीज़ है सर, जिसमें सब दुबई और ये आ जाते हैं, 6 कंट्रीज़ हैं। उनके साथ हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट है, जो जिसमें ये मीट अभी भी जा रहा है सऊदी में, फ्रूट्स वहाँ जा रहे हैं और राइस मेन जो आइटम्स हैं जो हमारे जा रहे हैं वहाँ। और हमारे मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी हद तक एडवांस जा चुकी है उनके साथ FTA के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काफ़ी एडवांस जा चुकी है और होपफुली वो जल्दी हो जाएगी ताकि वो भी हमारे मार्केट्स को अवेल कर सके, हम लोग वहाँ से फ्री ट्रेड में चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो जल्द ही हो जाएगी। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। जनाब सिकंदर अली साहब। सर क्वेश्चन नंबर 229। आंसर बी टेकन इज रेड। सप्लीमेंट्री सवाल करेंगे। सर मेरा सप्लीमेंट ये है कि जवाब में बताया गया है कि कतर के साथ हमारी गुफ्तगू बात में चल रही है, वो कब तक चलेगी? दूसरा सर अभी इस फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ये बेहतरीन मौका था कि उधर हमारी तजारत के लिए, तो मुझे वज़ीर साहब बताएंगे कि उसके लिए क्या किया इस फुटबॉल के मैच के दौरान। जी सैयद जावेद अली शाह साहब। थैंक यू सर। जैसे मैंने गुजारिश की कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हम लोग GCC कंट्रीज़ के साथ बहुत ही एडवांस चले गए हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट एक इवेंट था जिसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस इवेंट को हमने किस तरह से अवेल किया, लेकिन जब हम GCC कंट्रीज़ को टॉप प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं तो इंशाल्लाह ये ट्रेड हमारा उनसे एनहांसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी मोहतरमा आसिया अजीम साहिबा टू आस्क वन सप्लीमेंट्री। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये जवाब में इन्होंने बताया है कि तिजारती हुजम बढ़ाने के लिए गुफ्तो शनीद जारी है। क्या हम गुफ्तो शनीद ही करते रहेंगे या अमली तौर पे हम इस गुफ्तो शनीद को कोई मंतकी अंजाम पे भी पहुंचाएंगे? जी सैयद जावेद अली शाह साहब। जी मोहतरम आप सवाल रिपीट मेरे ख्याल में कर लें। मैंने कहा है जी कि गुफ्तो शनीद करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, इसको किसी मंतकी अंजाम पे भी पहुंचाएंगे कि नहीं? जी सैयद जावेद अली शाह साहब। थैंक यू सर। इट्स बिटवीन 2 कंट्रीज है, 2 मुल्कों के दरमियान है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. ये लीव्स एप्लीकेशन है जी. मिस्टर सिकंदर अली हैज़ रिक्वेस्टेड, मिस रुबीना खुर्शीद आलम हैज़ रिक्वेस्टेड, सरदार मोहम्मद इरफान डोगर हैज़ रिक्वेस्टेड, खालिद हुसैन मक्सी साहब हैज़ रिक्वेस्टेड, मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ़ार वट्टू हैज़ रिक्वेस्टेड. इज लीव ग्रांटेड. जी अब्बास साहब आइटम नंबर 13 मूव करें. शुक्रिया जनाब स्पीकर. ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर फाइनेंस and revenue, I beg to move under sub-rule 7 of the rules 154 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007, read with clause 3 of the Article 70 of the Constitution, that the State-owned Enterprises Governance and Operations Bill 2022 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days be referred to the joint sitting for consideration and passage. Now I put the motion to the House. It has been moved under sub-rule 7 of Rule 154 of Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Senate-owned Enterprises Governance and Operation Bill 2021 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate be referred to the joint session for consideration and passage. All those in favor of the motion may say aye. आपके अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हुआ है, उसके खिलाफ फौरी तौर पे उनको हिदायत जारी की जाएं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR हो. बहुत सी जगहों से ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और वो जो गलत तर्जुमे वाले कुरान शरीफ के जो नुस्खे हैं वो भी बरामद हुए हैं. सोशल मीडिया पे भी ये बात हुई है और इस वक्त तक वो पंजाब हुकूमत इस पे एक्शन नहीं ले रही. इस पे फौरी कार्रवाई की जाए. ये बड़ा अहम नौयत का जनाब स्पीकर मामला है और इस पे आपको मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट रूलिंग भी देनी चाहिए और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये डायरेक्शन जानी चाहिए कि फौरी तौर पे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ये ऐसी जसारत करते हैं ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो सके. शुक्रिया जी. बहुत अहम इशू आज उठे हैं जी यहाँ पे और ख़ासकर ये कुरान शरीफ की जो उसमें जो प्रिंटिंग का मामला था और एक अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का ओपन यूनिवर्सिटी का जो एक किताब है उस हवाले से रूलिंग दी जाती है. चारों सूबों के हुकूमत को इसके खिलाफ नोटिस लें और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. जी सैयद जावेद हसनैन साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब. दो अहम पॉइंट हैं जिन पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ. इस हाउस ने एक स्पेशल कमेटी क्रिएट की है, वो डेली वेजेस मुलाजमीन के हवाले से है और मंदो खेल साहब उसको हेड कर रहे हैं. जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, मुलाजिम हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट उस वक़्त ख़त्म हो जाता है जब वो ओवर एज हो जाते हैं, तो वो पिछली ज़िंदगी भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के बारे में भी पॉलिसी बनाने के लिए आप उसी स्पेशल कमेटी को डायरेक्शन दे दें कि वो इस पे काम करें. जो ऑलरेडी डेली वेजेस के हवाले से स्पेशल कमेटी काम कर रही है. जी इस पे तो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है और वो काम भी कर रही है. कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से नहीं, वो सिर्फ डेली वेजेस तक महदूद है. तो वो जी मुर्तजा जावेद भाई साहब. जी ये स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी इस हवाले से. ये हर महकमे के अंदर कुछ लॉज हैं, कुछ तरीक़ाकार है. ये मैं समझता हूँ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है जनाब स्पीकर कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पे हैं
उनके हवाले से जो भी फैसला है हमारी कमेटी रिकमेंडेशन दे सकती है। ये बहुत सी वजारतों ने इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन का वो हमें हमारी मिनिस्ट्री को भेजा है, तो आप मेहरबानी करके इस कमेटी के जो इख्तियारात हैं उनको रिव्यू करें, ताकि एक शख्स डेली वेजेस पे आया है, अगर वो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करके उसको अगर परमानेंट पोस्ट पे कौमी असम्बली की अगर एक बनाई हुई कमेटी ये डायरेक्शन देती है तो वो उस महकमे के लॉज और जो अपॉइंटमेंट रूल्स हैं उनके खिलाफ है। इसमें आप मेहरबानी करके इस कमेटी के जो मैंडेट है और TORs हैं उनको रिव्यू किया जाए जनाब स्पीकर। ये बड़ी पूरे जो 10 साल पहले लोग थे वो आके बैठ के हमें दोबारा भर्ती किया जाए, तो ये इस हवाले से ये बड़ी सीरियस इशू है। इस पे मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसमें दोबारा बैठ के उसके लिए कोई TORs बनाए जाएं, एक तरीकाकार बनाया जाए जनाब स्पीकर। ये इस तरह नहीं हो सकता कि अगर 10 साल पहले कोई बंदे डेली वेजेस पे थे, आज 10 साल बाद हमारी कमेटी डायरेक्शन दे दे कि उनको फौरी तौर पे भर्ती किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुलाजमीन भर्ती किए हैं, हमें खुशी है कि उनको नौकरियां दी जाएं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन जो एक तरीकाकार है वजारतों का, एक तरीकाकार है भर्तियों का, सर्विस रूल्स हैं, इन सब को हम बाईपास करके अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं। शुक्रिया जी। जी सलाउद्दीन अयूबी साहब जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये एक अहम मसला जो हमारी बलूचिस्तान में ये सैलाब की वजह से जो गलदम दिया जा रहा है काश्त के लिए, उसमें नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी ये है, बाज़ अजला 1,50,000 आबादी है उसके लिए 20,000 और बाज़ अजला 8 लाख है, जैसे ज़िला पशीन है, ज़िला किला अब्दुल्ला 7 लाख है और पशीन 8 लाख है, उसके लिए 5,000 है। तो ये नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को रोका जाए। और दूसरी बात यह है जनाब कि अभी जो सैलाब आया उस सैलाब के लिए जो घर तबाह हुआ और वहाँ की जो लोगों की काश तबाह हुआ, ट्यूबवेल तबाह हुआ, अभी तक कोई खातिर बात काम नहीं हुआ है। अभी सर्दी भी आई, पहले उसी वक्त जो फौरी नौयत के काम था वो भी खातिर खा नहीं थे, तो हमने खामोशी इख्तियार किया कि परवाह नहीं है क्योंकि पूरी पाकिस्तान में है। लेकिन इस वक्त आप किला अब्दुल्ला, ज़िला चमन, पशीन, आप पूछ लो कि किसका घर बना है और कब बनाएंगे, जब अभी वो तले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहा है और अभी सर्दी भी आई है। और ये जो 1 रुपये देंगे, 2 रुपये देंगे, लाख रुपये देंगे, एक घर बनवाएंगे, एक कमरा बनवाएंगे, कब बनवाएंगे, क्या इंतजार करवाएंगे इनसे? तो इसको जल्दी से जो भी काम है वो करवा दे। शुक्रिया। शुक्रिया जी। ईवान की कार्रवाई बरोज़ पीर 12 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक मुलतवी की जाती है।